सोनू, रमीना, पिंकी, मोहिनी, रजत, सोनू टुहाना, रेखा रानी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीनियर नर्सिंग अकेडमी। चलिए बेहतरीन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बूस्टर डोज क्लास का अपने फोर्थ सेशन अपने डिस्कशन करेंगे। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपके क्लासमेट है सभी को मैसेज कर दीजिए, एक ग्रुप के अंदर भी मैसेज छोड़ दीजिए। रजत दुर्गा शक्ति बैच के अंदर एक मैसेज छोड़ दीजिए क्लास ज्वाइन के लिए। दुर्गा शक्ति बैच थ्योरी बैच है, उसके अंदर मैसेज छोड़ना एक बार। जो भी आरआरबी कैंडिडेट है वो ज्वाइन कर ले। चलिए सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज की क्लास का। सेकंड सेशन के अंदर फर्स्ट वन जो क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट कोलोस्टोमी पूछा जाता है। कोलोस्टोमी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी मानी जाती है? ठीक है, तो बहुत ही प्यारा। कोलोस्टोमी का मतलब होता है सर आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन। क्या मतलब होता है सर? आर्टिफिशियल ओपनिंग इन द कोलोन। ओपनिंग इन दी कोलोन। कोलोन के अंदर जो आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है उसको कोलोस्टोमी बोलते हैं। पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट क्या मानी जाती है कोलोस्टोमी की। कोलोन की बात करें तो सबसे पहले असेंडिंग कोलोन होता है, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, द सिग्मोइड कोलोन। तो मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो कौन सा जाएगा? आंसर है सिग्मोइड कोलोन। देखिए इसके अलावा कोलोस्टोमी की हुई है तो कोलोस्टोमी जहां पे आपने कोलोस्टोमी की है तो वहां पे क्या लगा हुआ है सर? स्टोमा लगा होता है। क्या लगा होता है? स्टोमा लगा होता है। तो स्टोमा के अंदर कितना कैथेटर इंसर्ट करते हैं? क्योंकि कैथेटर इंसर्ट करना पड़ेगा, फ्लूइड अपने डालेंगे, देन फ्लूइड को रिमूव आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट कैथेटर अप टू 3 to 4 इंच 10 सेंटीमीटर इनटू द स्टोमा। स्टोमा के अंदर है कैथेटर कितना इंसर्ट करते हैं? जो सिग्मोइड कोलोन के अंदर स्टोमा लगा हुआ है तो आर्टिफिशियल ओपनिंग की है उसके अंदर कैथेटर कितना इंसर्ट करेंगे? तो 10 सेंटीमीटर, या फिर आपका ऑप्शन जाता है 3 to 4 इंच। आगे देखिए नॉर्मल स्टोमा कलर क्या होता है? एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। पिंक टू ब्राइट रेड होता है। क्या होता है सर? पिंक टू ब्राइट रेड नॉर्मल स्टोमा का कलर होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए पेल पिंक स्टोमा अगर इंडिकेट आपको हो रहा है, ये स्टोमा है आर्टिफिशियल ओपनिंग जो की हुई है, तो पेल पिंक स्टोमा आ रहा है। अगर ये स्टोमा का कलर क्या आ रहा है सर? पेल पिंक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? लो हीमोग्लोबिन इसका मतलब है। और पर्पल ब्लैक कलर का अगर स्टोमा है, पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा है तो इसका मतलब सर कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। अगर पेल पिंक स्टोमा है तो इसका मतलब सर पर्सन है वो किससे सफर कर रहा है? लो हीमोग्लोबिन से सफर कर रहा है। किससे सफर कर रहा है? लो हीमोग्लोबिन से सफर कर रहा है। आगे देखिए अमाउंट ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड। कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं, अपने फ्लूइड इंसर्ट करते हैं। कितना फ्लूइड इंसर्ट करते हैं? तो एवरेज अपने याद रख लेना 500 से 1000 ml किया जाता है अडल्ट में, 250 से 500 ml चिल्ड्रन के अंदर, और 250 ml से नीचे किसमें किया जाता है? इन्फेंट के अंदर यूज किया जाता है। टेम्परेचर ऑफ द इरिगेशन फ्लूइड पूछा जाता है। जब भी कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आपको याद रख लेना है सर। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूइड पूछे तो कितना होगा सर? 100 to 105 डिग्री फारेनहाइट। इसके अलावा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी आप कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हो तो फ्लूइड आपने देख लिया सर 500 से 1000 ml यूज करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा सर इरिगेशन फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 से 105 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। इसके अलावा पूछा जाता है कोलोस्टोमी इरिगेशन करते हैं तो दैट टाइम कौन सा फ्लूइड यूज किया जाता है? तो याद रख लेना सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन टैप वाटर यूज करते हैं। या तो ऑप्शन में टैप वाटर मिलता है या आपका ऑप्शन में मिलेगा ल्यूक वारम वाटर। क्या मिलेगा? ल्यूक वारम वाटर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए। आगे जब भी आपने देखिए यहाँ पे ये आपका डिसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड कोलोन है, तो यहाँ पे आपने कोलोस्टोमी की है और ये आपकी इरिगेशन बैग है। ये आपकी इरिगेशन बैग है तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? कोलोस्टोमी साइड से हाइट कितनी होनी चाहिए? तो याद रख लेना हाइट ऑफ इरिगेशन कैन कितनी होनी चाहिए? तो इरिगेशन कैन शुड बी 12 to 18 इंच अबव द स्टोमा।
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कितनी हाइट होनी चाहिए सर? 12 से 18 इंच स्टोमा से हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट है। तो ये आपकी कोलोस्टोमी फिनिश हो चुकी है। कोलोस्टोमी में कोई डाउट है? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको मैंने हाईलाइट करके बता दिया है। कोई डाउट है यहां तक? शाबाश, एवरीबॉडी बताने की कोशिश कीजिए। यहां तक कोई डाउट है किसी भी कैंडिडेट को किसी भी एंगल से? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ऑर्टोलानी साइन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, दो साइन बता रहा हूं, एक बार्लो साइन और एक ऑर्टोलानी साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से करके लेग को अप डाउन ऊपर की तरफ करता है, और यहाँ पे लेग को ऐसे करके सेपरेट करने की कोशिश करता है। ये दो साइन है, ऑर्टोलानी और बार्लो साइन। ये हिप डिसलोकेशन के अंदर यूज करते हैं। कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन तो नहीं है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, उसको असेस करने के लिए अपने ये साइन यूज करते हैं, बार्लो साइन और ऑर्टोलानी साइन। किसके लिए असेस करते हैं सर? कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन तो नहीं है, उसको चेकआउट करने के लिए यहाँ पे अपने नॉर्मली दो साइन है वो देखते हैं, ऑर्टोलानी साइन और बार्लो साइन। आगे देखिए, नेक्स्ट जो साइन है पूछा जाता है मेसवान साइन है। तो मेसवान साइन किसके अंदर देखने को मिलता है? आपको याद रख लेना, हाइड्रोसिपेलस है। क्या होता है सर हाइड्रोसिपेलस है? हाइड्रोसिपेलस की बात करें तो वेंट्रिकल के अंदर, आपने देखा होगा ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या होते हैं सर? वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, कौन कौन सा होता है सर? लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, लेटरल वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसके अलावा सर थर्ड वेंट्रिकल होता है, और इसके अलावा सर फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बात करें तो कोरोइड फ्लेक्सेज नाम का स्ट्रक्चर पाई जाती है, कोरोइड फ्लेक्सेज। ठीक है, वो क्या करता है? वो वहां पे सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है। और कितना प्रोडक्शन होता है सर पर डे? 720 ml पर डे प्रोडक्शन होता है। किसका सर? सीएसएफ का। लेकिन 720 से ज्यादा होने लग जाए तो क्या होगा सर? सीएसएफ का प्रेशर या सीएसएफ की वॉल्यूम है वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से वेंट्रिकल कैविटी का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हेड का साइज बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। क्या बोलेंगे सर? हाइड्रोसिपेलस है। और पर मिनट के हिसाब से भी याद रखना चाहो तो 0.5 ml पर मिनट के हिसाब से भी याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा जाता है यहाँ पे, और बताऊं मैं तो वैसे आपको सीएसएफ के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, प्रोटीन भी पूछ लेते हैं। सीएसएफ में प्रोटीन कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है मेरे प्यारे लाडलो? 15 से 45 mg पर डेसीलीटर प्रोटीन होती है। ठीक है, ग्लूकोज पूछ लेते हैं, सीएसएफ में ग्लूकोज कितना होता है? तो आपको याद रख लेना कितना होता है सर? 45 से 75 mg पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है सर? 45 से 75 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज होता है। ये बात भी याद रख लेने की कोशिश करना। ठीक है, कल एक आपको बताया गया था कि क्लास है, क्रैश कोर्स अपना चल रहा है अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो यूट्यूब पे क्लास डालनी थी, कल नहीं डाल पाया था, तो एक क्लास में आज डालूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना। जो भी कैंडिडेट यूट्यूब पे हमारी क्लास देख रहा है, तो ये सारी क्लासेज अवेलेबल किसके ऊपर मिलेगी आपको? जीनियर नर्सिंग एकेडमी के ऐप के ऊपर मिलेगी, लाइव मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, ज्वाइन करना है तो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज है। आगे देखिए यहाँ पे, आफ्टर सप्लीनेक्टोमी, आफ्टर सप्लीनेक्टोमी, सप्लीनेक्टोमी का मतलब नर्स शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो सप्लीन क्या है सर? एक लिम्फेटिक ऑर्गन माना जाता है, और आपने देखा होगा टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन सप्लीन में होता है। इट मीन सर यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के अंदर भी इसका एक रोल रहता है टी लिम्फो मैच्योरेशन में। तो अगर यहाँ पे सर सप्लीन को रिमूव कर दिया है तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उस कंडीशन में इंफेक्शन होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे सप्लीनेक्टोमी के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी पर्सन का सप्लीन रिमूव कर रहे हैं उसको इंफेक्शन से बचाने की कोशिश करेंगे। इन स्टीरॉइड थेरेपी नर्स शुड असेस, तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करेंगे। किसी भी पर्सन को अगर स्टीरॉइड थेरेपी दे रहे हैं तो क्या करेंगे सर? ग्लूकोज लेवल असेस करेंगे। क्या होगा सर? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टीरॉइड क्या करेगा सर? इंसुलिन को सुप्रेस करता है, जिनकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्लड का ग्लूकोज लेवल
बढ़ जाएगा। 1 मिनट होल्ड रखना क्लास को। चलिए आगे। नर्व इंजरी इन फुट ड्रॉप्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्व इंजरी क्या होती है सर फुट ड्रॉप के अंदर। तो डीप वेन यहाँ पे याद रखने की कोशिश करना। डीप पेरोनियल नर्व क्या हो जाती है सर, यहाँ पे इंजर्ड हो जाती है फुट ड्रॉप्स की कंडीशन में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पीपीटी की तरफ अपने मूव ऑन करें तो प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेशर सोर। ठीक है, प्रेशर सोर को डिक्यूबाइटल अल्सर के नाम से भी जानते हैं, बेड सोर के नाम से भी जानते हैं। अगर इससे बचाने के लिए क्या करेंगे तो नर्स का रोल रहता है कि पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे बाद क्या करना है सर, यहाँ पे पोजीशन चेंज करनी है किसकी सर, पेशेंट की, ताकि उसको किसी भी एंगल से डिक्यूबाइटल अल्सर ना हो। बेडिंग शुड बी डन फ्रॉम, जब भी अपने बेड मेकिंग करते हैं तो कहां से करते हैं, तो याद रखिए हेड टू टो साइड अपने को बेड मेकिंग करनी होती है। सबसे पहले हेड की साइड से टक करेंगे, देन टो की साइड से टक करेंगे। इसके अलावा देखिए लीवोथायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन टैबलेट शुड बी गिवन। तो लीवोथायरोक्सिन टैबलेट का पूछा जाता है कब देना होता है, तो याद रखना यहाँ पे एम्प्टी स्टोमक देना होता है। एम्प्टी स्टोमक अपने क्या करेंगे, ये टैबलेट अपने देंगे। इसके अलावा देखिए बिफोर सर्जरी एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक देते हैं, किस लिए देते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम सर्जिकल साइट इंफेक्शन के लिए अपने क्या देते हैं सर, एंटीबायोटिक देते हैं। इसके अलावा देखिए आगे वाला क्वेश्चन हिपेरिन, हिपेरिन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हिपेरिन इंजेक्शन शुड बी गिवन बाय विच रूट, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपको ऑप्शन में सबकुटेनियस मिलता है या आपको ऑप्शन में मिलेगा आईवी। हिपेरिन क्या है सर, एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है, नेचुरल भी अपनी बॉडी के अंदर मास सेल है वो सिक्रीट करते हैं और आर्टिफिशियल भी अपने यूज कर सकते हैं। और देखिए इन हिपेरिन थेरेपी नर्स असेस, जब भी हिपेरिन थेरेपी देते हैं तो नर्स क्या असेस करेगी, तो याद रख लेना यहाँ पे एक टेस्ट है जिसका नाम है एपीटीटी। एपीटीटी इसका मतलब होता है सर एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, जब भी हिपेरिन देते हैं तो अपने टेस्ट कौन सा करते हैं, एपीटीटी करके देखते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आनी चाहिए सर, 25 से 38 सेकंड होती है नॉर्मल वैल्यू। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, एपीटीटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। और वारफ्रीन, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, वारफ्रीन देखें तो ओरल एंटीकोगुलेंट है बच्चे। जब भी वारफ्रीन देते हैं तो कौन सा टेस्ट करते हैं, पहले पीटी करते थे, आजकल कौन सा करते हैं, आईएनआर इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो अपने टेस्ट करके देखते हैं। पीटी की नॉर्मल वैल्यू 12 से 13 सेकंड आती है। तो पहले अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए कि वारफ्रीन थेरेपी चल रही है तो कौन सा टेस्ट करके देखें, पीटी या आईएनआर दोनों आ जाए तो प्रायोरिटी आईएनआर को देनी है। अगर आईएनआर ऑप्शन में नहीं है तो पीटी भी अपने वहां पे राइट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक आधा डाटा और दे देता हूं। हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट पूछा जाता है। हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है सर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एंटीडोट क्या होता है हिपेरिन का, तो आपका आंसर जाएगा सर प्रोटामिन सल्फेट। क्या जाएगा, प्रोटामिन सल्फेट होता है। और वारफरीन का एंटीडोट पूछ ले तो सर ओरल रूट से नॉर्मली यूज करते हैं। वारफरीन का एंटीडोट है, वारफरीन का एंटीडोट पूछ ले तो सर विटामिन के जाएगा। क्या जाएगा, विटामिन के जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए डाइट गिवन इन गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी की कंडीशन में कौन सी डाइट देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो लो कार्बोहाइड्रेट,
हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गैस्ट्रेक्टोमी की कंडीशन है, उसके अंदर कौन सी डाइट देते हैं सर? लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट देते हैं। लीवर सिरोसिस के अंदर फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डाइट दी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर लो फैट डाइट देते हैं। कौन सी देते हैं? लो फैट डाइट देते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइट गिवन इन पेनक्रियाटिस, पेनक्रियाटिस के अंदर कौन सी डाइट देते हैं? तो पेनक्रियाटिस के अंदर लो प्रोटीन डाइट दी जाती है। ठीक है, पेनक्रियाटिस आपने देखा होगा, पेनक्रियाज ग्लैंड का इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिस। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा होगा कुलन साइन और ग्रे टर्नर साइन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पेनक्रियाटिस की कंडीशन में मैंने बता दिया था कि अमाइलेज लाइपेज टेस्ट करवा के देखते हैं। अमाइलेज मोस्ट कॉमनली टेस्ट करवा के देखते हैं, अमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। और एक और बताया था कि जिसका लेवल कुछ दिनों तक बढ़ा रहता है, 7 से 10 दिन तक बढ़ा रहता है, वो लाइपेज का लेवल इसमें बढ़ा रहता है। आपने एक क्वेश्चन और बताया था पेनक्रियाटिस की कंडीशन में कि माइलेज और लाइपेज अगर नॉर्मल आ रहा है तो दैट टाइम कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे? तो सीटी एब्डोमेन करवाएंगे। ये बातें आपको बताई हुई है। ठीक है, आगे देखिए, डाइट इन बावल कैंसर, बावल कैंसर की कंडीशन में कौन सी डाइट करवाते हैं? तो लो फाइबर डाइट करवाई जाती है, लो फाइबर डाइट करवाई जाती है। और डाइट इन अम्माई, अम्माई की कंडीशन में कौन सी डाइट करवाते हैं? तो लो फैट डाइट यहाँ पे देंगे। कौन सी डाइट देंगे? अम्माई की कंडीशन में लो फैट डाइट देंगे। और डाइट इन गोट डिजीज, गोट डिजीज में कौन सी डाइट देंगे? लो प्यूरिन डाइट देते हैं। ये डाइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, जो मैंने आपको एक साथ देने की कोशिश की है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है किसी को? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अपने कंटिन्यू बढ़ रहे हैं क्योंकि मैराथन क्लास रहने वाली है और ऐसी क्लासेज कंटिन्यू रहेगी आज के दिन में, कल भी रहेगी, संडे को भी रहेगी और मंडे को भी रहेगी। 4 दिन अपनी हॉलीडे है, तो मैं फास्ट जो भी जिनके बच्चों का एग्जाम है जल्दी जल्दी कोर्स फिनिश करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका भी रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे क्लास कराने के बाद पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर अपलोड साथ के साथ की जा रही है, तो पीडीएफ से भी आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। आपने लाइव क्लास ले ली है तो ठीक है। क्या लिखा है मोइनी सर? ऐसे ही करो प्लीज जी। क्या करना है मोइनी? ठीक है, क्लास कंटिन्यू रहेगी। डे के अंदर पीपीटी जैसे जैसे रेडी होती है वैसे वैसे पीपीटी आपको साथ के साथ करवाई जा रही है। बीच में आपको रेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, पूरे डे आपकी क्लासेस चलेगी, बीच बीच में रेस्ट लेकर बाद में इवनिंग बैच की क्लासेस चलेगी जो थ्योरी बैच की चल रही है। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन करना है। और ये अपनी लगभग रात के 10-11 बजे तक क्लासेस चलेगी, बीच बीच में गैप देके। ये क्लास सही है जी, हाँ ऐसे ही चलेंगे, टेंशन ना लो जी। आगे देखिए, मोस्ट कॉमन एनीमिया, मोस्ट कॉमन एनीमिया इन द इंडिया पूछा जाता है तो आपको बोलना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। 11 ग्राम से नीचे एचबी आ जाता है तब अपने क्या बोलते हैं सर? एनीमिया बोलते हैं। मोस्ट कॉमन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कोलेस्ट्रॉल आर गुड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो नॉर्मल होता है अप टू 200 mg, 200 mg तक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला जाता है? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है? आपकी सेल एंड टिश्यू के अंदर जो एक्सेज कोलेस्ट्रॉल होता है उनको लीवर तक लेके आता है कौन सर? एचडीएल, इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। और दूसरा है सर विच कोलेस्ट्रॉल नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये लीवर से क्या करता है? एक्सेज जो कोलेस्ट्रॉल होता है सेल एंड टिश्यू में लेके जाता है, सेल एंड टिश्यू में लेके जाता है, इसको बैड बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी आपको पता होगा एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है मेनिया। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर है। मेनिया के अंदर अपने क्या करते हैं सर? इसका यूज करते हैं लिथियम थेरेपी का। जब भी लिथियम थेरेपी अपने किसी पेशेंट को देते हैं, सोडियम का लेवल चेक किया जाता है। अगर सोडियम का लेवल बोले तो सर नॉर्मल कितना लेवल होता है सोडियम का? तो आपको बताया हुआ है सर 135 से 145 MEQ पर लीटर सोडियम का लेवल होता है। सर लिथियम के अंदर क्या करेंगे? अगर सोडियम का लेवल कम है तो लिथियम एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी के अंदर, तो हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज लिथियम टॉक्सिसिटी।
इसलिए सोडियम का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, तभी लिथियम है वो क्या होगा, किडनी एक्सक्रीट करेगी बाहर, अदरवाइज बॉडी के अंदर लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लिथियम ड्रग्स होता है, ये एक ग्लैंड के ऊपर भी इफेक्ट डालता है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन भी चेकआउट करना होता है जब भी लिथियम अपने किसी पर्सन को देते हैं। आगे देखिए डिजॉक्सिन थेरेपी। डिजॉक्सिन थेरेपी नॉर्मली यूज की जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, कार्डियक हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस डिजॉक्सिन माना जाता है। डिजॉक्सिन से पूछा जाता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने का कारण क्या माना जाता है, तो डिजॉक्सिन और पोटेशियम दोनों साथ साथ चलते हैं। पोटेशियम की कमी होती है तो डिजॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं जाता है, तो क्या हो जाती है सर, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद अगर देखें तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंट्रासेल्यूलर केटाइन है पोटेशियम, डिजॉक्सिन भी सेल के अंदर जाके जुड़ना पसंद करता है और वहां पे पोटेशियम होता है। तो जैसे ही डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, सेल्स के अंदर से पोटेशियम बाहर भेज दिया जाता है ब्लड में, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कर देती है सर, हाइपरकैलेमिया कर देती है। इसके अलावा डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल भी पूछा जाता है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम आते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बातें मैं आपको सिस्टमेटिक बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से पढ़ लेना। डिजॉक्सिन थेरेपी नर्स असेस है, तो मैंने आपको बता दिया पोटेशियम का लेवल असेस करेंगे। नॉर्मल कितना होता है सर, पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5.1 एमक्यू पर लीटर होता है। कितना होता है सर, 3.5 से 5.1 एमक्यू पर लीटर होता है। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर पोटेशियम का लेवल 3.5 से नीचे आ रहा है उसको हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में डिजॉक्सिन है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है बॉडी से बाहर, तो क्या हो जाएगा सर, बॉडी के अंदर रहेगा तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कर देगा हाइपोकैलेमिया। और दूसरा क्वेश्चन आता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने के बाद बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्योंकि डिजॉक्सिन सेल के अंदर जो रिसेप्टर है उसी पे जुड़ता है जहां पे पोटेशियम जुड़ता है। तो जैसे ही सेल के अंदर डिजॉक्सिन जाएगा तो अंदर जो पोटेशियम उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर भेज देगा, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या कर देती है, हाइपरकैलेमिया कर देती है। दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सिंपल सा है, हाइपोकैलेमिया कैन कॉज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कॉज हाइपरकैलेमिया। ठीक है, भी पोटेशियम की कमी होने से क्या हो जाएगा, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। और किसी पर्सन को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर पोटेशियम आएगा कहां से, बढ़ेगा कैसे, सेल के अंदर जो पोटेशियम होता है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम ऐसा इंट्रा सेलुलर केटाइन होता है, सेल के अंदर रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन के रूप में सोडियम है रहता है। ठीक है, डिजॉक्सिन वर्क लाइक विच नर्व, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि डिजॉक्सिन होता है वो कौन सी नर्व की तरह काम करता है, तो आपका आंसर जाएगा सर वेगस नर्व की तरह काम करता है। इस पीपीटी में किसी भी कैंडिडेट को किसी भी एंगल से कोई डाउट है जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम का निशान प्रेस कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए शाबाश। शाबाश शाबाश, जो पूछा है वो बताने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है, डिजॉक्सिन का सिंपल सा याद रखने की कोशिश करना ना, रट्टा नहीं मारना है। डिजॉक्सिन और पोटेशियम दोनों का मिलन होता है साथ साथ में। ठीक है, किसी पर्सन को जब भी डिजॉक्सिन देंगे, किसी पर्सन को जब भी डिजॉक्सिन देंगे तो क्या चेक करेंगे रे, डिजॉक्सिन जब भी किसी पर्सन को डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर करेंगे तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या चेक करोगे, आप पोटेशियम का लेवल चेक करोगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर डिजॉक्सिन पोटेशियम ये क्या है सर, ये इंट्रासेलुलर केटाइन है और इसके ऊपर क्या रहता है सर, ये देखिए इस तरह से रिसेप्टर होता है, इस तरह से रिसेप्टर होता है, इन रिसेप्टर के ऊपर सेल के अंदर पोटेशियम रहता है, नॉर्मल इंट्रासेलुलर केटाइन में पोटेशियम रहता है। ठीक है, जैसे ही अगर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन दे रहे हैं, अपने क्या दे रहे हैं सर, डिजॉक्सिन दे रहे हैं किसी पर्सन को, डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा सर, अपने को पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे, नॉर्मल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोटेशियम का लेवल डिक्रीज है तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में जो पोटेशियम अभी मैंने बताया है, इस तरह से ये रिसेप्टर है,
रिसेप्टर क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने रिसेप्टर पे पोटेशियम क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। ठीक है, जैसे ही खाली मिलेगा डिक्रीज है, तो डिजोक्सिन अपने बाहर से डिजोक्सिन है वो जा रहा है, डिजोक्सिन क्या करेगा, डिजोक्सिन जो खाली रिसेप्टर है उन पे जाके जुड़ जाएगा, डिजोक्सिन खाली रिसेप्टर पे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिजोक्सिन जुड़ जाएगा तो डिजोक्सिन बाहर नहीं जा पाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगी सर, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। याद रखने की कोशिश कर लेना, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में रिसेप्टर खाली मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम की कमी है, रिसेप्टर खाली मिलेंगे, जिस रिसेप्टर पे पोटेशियम जुड़ता है उसी पे डिजोक्सिन जुड़ना पसंद करता है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे जाके डिजोक्सिन जुड़ जाएगा, डिजोक्सिन जुड़ जाएगा तो धीरे धीरे डिजोक्सिन अंदर जाता जाएगा, डिजोक्सिन का लेवल अंदर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सर, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो देखिए, अब यहाँ पे मान लो कि चेयर ही है, चेयर खाली पड़ी थी, उस पे जाके पोटेशियम ने कब्जा कर लिया, अब अंदर थोड़ा बहुत जो पोटेशियम बचा हुआ है, बहुमत किसका बढ़ रहा है, सिंपल भाषा में याद करवाने के लिए बता रहा हूं, बहुमत किसका बढ़ रहा है अंदर, डिजोक्सिन, तो पोटेशियम को क्या भेज दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा सेल से, बोलेगा भाग जाए, यहाँ पे अब हमारा कब्जा हो चुका है सेल के अंदर, तो पोटेशियम जैसे ही बाहर आएगा तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आ रहा है बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब ब्लड के अंदर आ रहा है, और ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, सिर्फ फिर पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा, सेल के अंदर तो घट रहा है, पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो यही बात याद रखना, हाइपोकैलेमिया क्या करता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी करेगा, और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा सर, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। इस बात को याद रखने की कोशिश करना, इस बात को याद रखने की कोशिश करना। आ गया समझ में ना मोहिनी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपने, ये बात आ गई समझ में। देखिए डिजोक्सिन क्या है सर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजोक्सिन सर नेगेटिव इनोट्रोपिक है, नेगेटिव इनोट्रोपिक का मतलब ऐसा ड्रग जो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव इनोट्रोपिक ड्रग वो होते हैं जो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, नेगेटिव का मतलब जो डिक्रीज करते हैं, विच को डिक्रीज हार्ट रेट। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है डिजोक्सिन की सर, 0.5 से 1.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है, कितनी होती है सर, 0.5 से 1.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे, जब ब्लड के अंदर डिजोक्सिन का लेवल 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से अबो चला जाएगा, वो कंडीशन क्या कहलाएगी मेरे प्यारे लाडलो, तो याद रख लेना डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कहलाएगी। आगे बढ़िए, अगर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है तो देखिए अपने को कैसा पता लगेगा डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो रही है, तो देखिए एबीजी रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइट imbalance especially potassium because hypokalemia can cause dejoxin toxicity and dejoxin toxicity can cause hyperkalemia। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है हाइपोकैलेमिया कैन कोज, तो आपको बताना है कि डिजोक्सिन नाम आएगा, डिजोक्सिन बोलेगा एक एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी पर्सन को डिजोक्सिन दे रहे हो और पर्सन का पोटेशियम लेवल है 3 MQ पर लीटर है, तो वहां पे क्या होने के चांसेस है, तो आपको पता है कि सर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, और डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी दिखाएगा कि एक पेशेंट को डिजोक्सिन चल रहा है जिसके 2.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर डिजोक्सिन का लेवल है, तो वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होने का चांसेस रहेगा, तो ऑप्शन में आपको हाइपरकैलेमिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटली ग्लाइकोलाइट लाइक डिजोक्सिन मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, इसका कब देते हैं सर, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, तो ये क्या करता है सर, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिविटी, मायोकार्डियल का मतलब हार्ट की लेयर, आपने पता बहुत बार पढ़ा है, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम। डिजोक्सिन क्या करता है सर, मायोकार्डियम, क्योंकि पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर, जो मिडिल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, और डिजोक्सिन क्या करवाता है सर, मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है। दूसरा और सर डिक्रीज हार्ट रेट करवा देता है, क्या करता है सर, ये डिक्रीज हार्ट रेट करता है, ब्रेडिकार्डिया कर देता है। ऑर्ट्रियल फिब्रिलेशन, जब हार्ट का क्या सर, ऑर्ट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब सर अपर वाला चेम्बर है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ये 100 से अबो पंप करने लग जाता है, फड़फड़ करने लग जाता है एट्रियम, तो उस कंडीशन में भी डिजोक्सिन देते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इसके अंदर हार्ट बीट है वो भी 100 से अबो चली जाती है,
सुप्रा वेंट्रिकल टेकिकार्डिया में हार्ट बीट है वो 100 से अबव चले जाते हैं, उस कंडीशन में भी डिजोक्सिन देते हैं। क्यों? डिजोक्सिन का काम क्या है? डिक्रीज हार्ट रेट। तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन और सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डिया की कंडीशन में भी डिजोक्सिन का यूज कर सकते हैं। कुछ बातें बताइए काम क्या है, कुछ कंडीशन बताइए कौन सी के अंदर डिजोक्सिन यूज करते हैं। आगे देखिए, नेवर गिवन डिजोक्सिन इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। ठीक है, तो अगर हार्ट रेट 60 से नीचे आ रही है, 60 से नीचे आ रही है, कभी भी डिजोक्सिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फर्दर ये डिक्रीज करता है, इसलिए नहीं देंगे। एपिकल हार्ट बीट फुल 1 मिनट बिफोर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी किसी पर्सन को डिजोक्सिन देंगे तो लगभग इस बात का ध्यान रख लेना कि 1 मिनट फुल क्या सुनेंगे? एपिकल हार्ट बीट सुनेंगे। अगर यहाँ पे 60 बीट से नीचे आ रही है तो डिजोक्सिन को विद होल्ड कर लेंगे, अपने एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो पूछा जाता है कि क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। तो याद रख लेना, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी अकर दैट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट नर्स टू क्लोजली मॉनिटर सिंस नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी पेशेंट को, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्लड विजन, ब्रेडिकार्डिया और डिसरिदमिया, इरेगुलर हार्ट बीट देखने मिलेगी। और यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये कुछ साइड इफेक्ट बताए हैं, इनको याद रख लेना। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम बताए हैं मैंने जो आपको पूछे जा सकते हैं। सर क्या? नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, ब्लड विजन, ब्रेडिकार्डिया, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लास में पहले बताया ये क्लास यूट्यूब पे जाएगी मेरे प्यारे लाडलो। इस क्लास का जैसे ही एंड होगा ऑन द स्पॉट यूट्यूब के ऊपर मैं डालूंगा। तो जो भी कैंडिडेट हमारी इस क्लास को यूट्यूब के ऊपर देख रहा है तो उनको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे जीनियर नर्सिंग एकेडमी ऐप के ऊपर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा 3 से 7 के बीच में हमारे क्लास थ्योरी बैच की चलती है। क्रैश कोर्स की क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आपके पास नंबर है 7976767854 के, इस पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्लास है आपको यूट्यूब के ऊपर हम दिखा रहे हैं और सारी हमारी थ्योरी क्लासेज है वो सारी इसके ऊपर ऐप के ऊपर आपको विजुलाइज होगी। जैसे ही एग्जाम आता है इसी तरह से क्रैश कोर्स चलाया जाता है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो आने वाले एग्जाम के लिए। डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन कौन से हार्मोन है, वो कौन कौन से हार्मोन है जो एमिनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं, एमिनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं। तो देखिए, थायराइड हार्मोन T3 T4, एड्रिनलिन मेडुलरी हार्मोन का मतलब सर एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन किससे बने होते हैं सर? एमिनो एसिड टायरोसिन से बने होते हैं। एचपीएससी और एम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ द एमिनो एसिड टायरोसिन हार्मोन, या तो आपको थायराइड हार्मोन मिल जाएंगे, T3 को ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जाना जाता है, थायरोनिन के नाम से जाना जाता है। T4 को सर थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इनको अपने कैटाकोलामाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किससे बने होते हैं हार्मोन? तो एमिनो एसिड टायरोसिन से बने होते हैं। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, फेलियर टू फॉर्म सीमन टू इजैकुलेट दैट इज नोन एज। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सीमन का फेलियर हो रहा है फॉर्म होने से और इजैकुलेट होने से, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एसपर्मिया। एसपर्मिया रिम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फेलियर टू फॉर्म सीमन टू इजैकुलेट दैट इज नोन एज एसपर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, एमनेसिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एमनेसिया क्या होता है सर? सिंपल सा वन वर्ड है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो देखिए, एमनेसिया और एब्सेंस ऑफ मेमोरी इन मेंटल इल पर्सन में कंप्लीट, पार्शियल, कॉन्टिन्यूअस और सिरकमस्क्राइब्ड। तो ये अलग अलग टाइप की मेमोरी लॉस होती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेमोरी इसी का टाइप है, एंट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब पूछा जाता है। एंट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है सर? मीन फॉरगेटिंग द रिसेंट इवेंट। ठीक है, जो रिसेंट इवेंट हुआ है उसको भूल जाता है पेशेंट, उसको बोलते हैं एंट्रोग्रेड एमनेसिया, फॉरगेटिंग द रिसेंट इवेंट। अभी कोई घटना हुई है उसके बारे में सारा भूल जाता है, भी मैं तो कुछ याद नहीं आ रहा है, वो कंडीशन होगी एंट्रोग्रेड। दूसरा होता है रिट्रोग्रेड। रिट्रोग्रेड का मतलब देखिए पास्ट की बात भूल जाता है।
अगर उससे पूछा जाता है यार क्या तू गया था वहां पे कल और वहां पे कोई ट्रेजेडी हुई थी, यहाँ पे कोई मर्डर हो गया, तो आपको ने कोई कुछ देखा, बोलेगा मेरे तो कुछ भी याद है नहीं आ रहा है, वो होता है रिट्रोग्रेड अमनेसिया। एक होता है बच्चे सिरकमस्क्राइब्ड अमनेसिया, इसका मतलब है सर मीन फॉरगेटिंग इवेंट रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन की वजह से प्रेजेंट की जो बात है उसको भूल जाता है, उसको क्या बोलेंगे सर है सिरकमस्क्राइब्ड अमनेसिया, ठीक है। और एक होता है डिसोसिएटिव अमनेसिया, मीन लॉस ऑफ मेमोरी रिलेटेड टू ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट है, जहां पे मैंने अभी बात कर रहे थे कि कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट घटना हुई थी उसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं आता है, वो होता है यहाँ पे डिसोसिएटिव अमनेसिया। डिसोसिएटिव अमनेसिया, बात आ रही है समझ में? इतनी बात समझ में आई है? शाबाश, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। यस, कमेंट आपके विजुलाइज हो रहे हैं। कौशल्या, मोहिनी, रानी देवी, कीर्ति, पिंकी, रजत, सोनू, रमीना, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, एब्सेंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इन द सीमन। अरे सीमन के अंदर अगर स्पर्मेटोजोआ एब्सेंस है उसको क्या बोला जाएगा? तो आपका आंसर जाएगा सर उसको एंजियोस्पर्मिया के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट है सर डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू। क्या है सर? डिफ्यूज पुरुलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू को क्या बोला जाता है? तो आपका आंसर जाएगा सेलुलाइटिस। क्या बोलेंगे सर? सेलुलाइटिस के नाम से उसको जानेंगे। आगे देखिए, ट्रेटोस्पर्मिया। सर व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रेटोस्पर्मिया? तो देखिए मीन माल फॉर्मड सप्रम इन सिमन। सिमन के अंदर माल फॉर्मड जो सप्रम है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेटोस्पर्मिया बोलेंगे। आगे वाला क्या है सर? आगे वाला है अस्टेनोस्पर्मिया। अस्टेनोस्पर्मिया क्या होता है सर? लॉस और रिडक्शन ऑफ motility of spermatozoa in the semen which associated with infertility, that is cause asthenospermia। asthenospermia का मतलब सर इसके अंदर क्या है? स्पर्म तो है सीमन के अंदर, बट उसकी क्या हो चुकी है? मोटिलिटी लॉस हो चुकी है, मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मूवमेंट नहीं करेंगे तो फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे, और फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? उस कपल के अंदर बार बार कोशिश करने के बाद भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी। आगे देखिए, सीवियर जनरलाइज एडिमा इज कॉल्ड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीवियर जनरलाइज एडिमा को क्या बोला जाता है सर? एना सार्का के नाम से जाना जाता है। एना सार्का का अदर नेम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने पूछ लिया है, क्या बोलते हैं सर एना सार्का को? एना सार्का इज आल्सो नोन एज ड्रॉपसी के नाम से जानते हैं इसको सर। इसको मैसिव एडिमा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको जनरलाइज एडिमा के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सीवियर जनरलाइज एडिमा को क्या बोला जाता है? एना सार्का बोला जाता है। एना सार्का को क्या बोला जाता है सर? ड्रॉपसी, मैसिव एडिमा और जनरलाइज एडिमा के नाम से इसको अपने नॉर्मली जानते हैं। आगे देखिए, इन एना सार्का द इन्फ्लामेशन इज वाइड स्प्रेड थ्रू आउट द होल बॉडी। एना सार्का की कंडीशन में इन्फ्लामेशन होता है, वो होल बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है सर? स्प्रेड देखने को मिलता है। ये कहानी थी एना सार्का की। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट आर सेम इन मेल एंड फीमेल दैट इज कॉल्ड ऑटोसोम। ऑटोसोम एचपीएससी हिमाचल ने पूछा था, ठीक है ना। आप क्या पढ़ते हो सर? 23XY पढ़ते हो ना। तो स्टार्ट के जो 22 क्रोमोसोम है, ये आगे वाला आंकड़ा बोल रहा है। आगे वाला जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, आगे वाला 30 के अंदर क्या आ जाता है सर? XY आ गया। 22 पेयर है क्रोमोसोम, उसको ऑटोसोम बोलते हैं। आगे जो X और Y क्रोमोसोम लग रहा है, X और Y क्रोमोसोम लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं सर? एलोसोम या हेटेरोक्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। हेटेरोक्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है XY को, ठीक है। X फीमेल के अंदर देखने को मिलता है और Y मेल को डिनोट करता है। enlargement of breast tissue in the male
मेल के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट का इंलार्जमेंट देखने को मिल रहा है, उसका मतलब सर गायनिकोमेस्टिया है और एक ड्रग का नाम है। अगर उस ड्रग का आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो वो पर्सन मेल पर्सन के अंदर ब्रेस्ट इंलार्जमेंट देखने को मिलेगा। नाम है उस ड्रग का स्पाइरोलैक्टोन। क्या है सर? स्पाइरोलैक्टोन इज द ड्रग कोजिंग गायनिकोमेस्टिया बाय डिक्रीजिंग टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। ठीक है, गायनी स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन कब देते हैं सर? जब बॉडी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की कंडीशन में इस ड्रग का यूज किया जाता है। इस ड्रग का काम क्या होता है सर? पोटेशियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है किडनी से। क्या करवाता है सर? पोटेशियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और सोडियम प्लस वाटर का क्या करवाता है ये ड्रग? एक्सक्रीशन करवाता है। क्या करवाता है? किडनी के रीनल ट्यूब से क्या करवाएगा सर? सोडियम प्लस वाटर का एक्सक्रीशन करवाता है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। पोटेशियम की डेफिशिएंसी की कंडीशन में यूज किया जाता है। आपसे पूछ ले कि रिच सोर्स ऑफ द पोटेशियम पूछ ले तो बनाना के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर पोटेशियम मिलता है, तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में बनाना को खाने के लिए भी पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है। ठीक है, मेल के अंदर मेहरबानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना हो तो फीमेल की तरह ब्रेस्ट है वो मेल के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए गोनाड्स क्या होते हैं? तो गोनाड आर जेनरिक टर्म रेफरिंग द फीमेल ओवेरी और मेल टेस्टिस। कल यूट्यूब की क्लास के अंदर भी एक क्वेश्चन था अपना, गोनाड किसको बोलते हैं? ओवेरी एंड टेस्टिस को गोनाड के नाम से जाना जाता है। टेस्टिस का काम क्या है सर? ये स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन करता है। टेस्टिस क्या है सर? एक इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। और टेस्टिस क्या सिक्रीट करता है सर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देखने को मिलेगा। लीडिंग सेल पाई जाती है जो क्या सिक्रीट करती है सर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कि पोस्टीरियर लोब ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कैन बी पाल्पेट ड्यूरिंग द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है जब आप डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कौन सा लोब आप पालपेट कर सकते हैं? तो आपका आंसर जाएगा सर प्रोस्टेट ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है वो अपने पालपेट कर सकते हैं जब रेक्टल का डिजिटल एग्जामिनेशन करेंगे। आगे देखिए लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, मेनिया के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन। तो मैं बता दूं डिप्रेशन और मेनिया दोनों ही एक मूड डिसऑर्डर के ही टाइप है। सीरोटोनिन का लेवल है मेनिया के अंदर बढ़ जाता है और डिप्रेशन में सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेशन अगर किसी पर्सन को है तो वो क्या हो सकता है? सुसाइड टेंडेंसी उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा लाइफ का नॉलेज देखकर कि बहुत बार देखा होगा यार बंदा तो बहुत बढ़िया था, बंदी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन यार सुसाइड कैसे कर ली? कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई बात या कोई ना कोई राज था, दिल को चुभ रहा था और पर्सन किसको सफर कर रहा था, चाहे मेल या फीमेल, डिप्रेशन से, और क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है सर जो जाइगोट होता है, जाइगोट होता है वो इम्प्लांट नॉर्मली यूट्रस के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। अपर पार्ट के अंदर कौन सा सर? पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द अपर पार्ट इम्प्लांट होता है। बट यहाँ पे जाइगोट कहाँ पे इम्प्लांट हो जाए सर? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर इम्प्लांट हो जाए उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या माना जाता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। क्या माना जाता है सर? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का। और यहाँ पे देखें मोस्ट कॉमन अबॉर्शन, अबॉर्शन पूछ ले तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन। बात करूं मैं अबॉर्शन की थोड़ी सी, अबॉर्शन वर्ड कब यूज किया जाता है सर? 20 से 24 वीक, 20 से 24 वीक के अंदर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखें 20 से 24 वीक से पहले अगर कोई वायबल या डेड प्रोडक्ट यूट्रस से बाहर एक्सपेल हो जाता है उसको अबॉर्शन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO देखें तो 22 वीक से पहले अगर कोई यूट्रस का वायबल या डेड प्रोडक्ट है यूट्रस से बाहर एक्सपेल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? उसको अपने अबॉर्शन बोलेंगे। अबॉर्शन की बात करें तो स्पोटेनियस और इंड्यूशन दो टाइप के अबॉर्शन होते हैं। स्पोटेनियस का मतलब यहाँ पे अपने पहला अबॉर्शन का नाम है थ्रिएटेड अबॉर्शन। थ्रिएटेड अबॉर्शन क्या है सर? थ्रिएटेड अबॉर्शन, थ्रिएटेड अबॉर्शन क्या है सर? ऐसा अबॉर्शन जिसके अंदर अबॉर्शन के साइन एंड सिम्टम तो स्टार्ट हो चुके हैं बट प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना क्या है सर?
पॉसिबल होता है। अबॉर्शन के साइन सिम्टम स्टार्ट हो चुके हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना क्या है सर, पॉसिबल है। इस कंडीशन में पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है बेड रेस्ट, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन थेरेपी दी जाती है। दूसरा है यहाँ पे नाम आ रहा है इनइविटेबल अबॉर्शन, इनइविटेबल अबॉर्शन। इनइविटेबल अबॉर्शन क्या है सर, एक ऐसा अबॉर्शन जिसमें साइन एंड सिम्टम अबॉर्शन के स्टार्ट हो चुके हैं बट प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं इनइविटेबल। इसके बाद आता है सर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसका मतलब सर कुछ प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर रह गया, कुछ प्रोडक्ट बाहर आ चुका है, उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। उसके अलावा सर कौन सा है, कंप्लीट अबॉर्शन। इसका मतलब सर अंदर जो जितना भी प्रोडक्ट था सारा का सारा यूट्रस से बाहर एक्सपेल हो गया है। उसके बाद में क्या आता है सर, सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन का मतलब यूट्र में इंफेक्शन होने की वजह से क्या हो गया है, अंदर जो प्रोडक्ट था वायबल या डेड वो बाहर हो गया। और नेक्स्ट आता है मिस्ड अबॉर्शन, जिसके अंदर क्या होता है सर, यूट्रस के अंदर है जो अंदर प्रोडक्ट था उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। वहां पे एक क्वेश्चन भी देखने को मिलता है मिस्ड अबॉर्शन के अंदर या आईयूडी इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर क्या देखने को मिलता है सर, एक स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। क्या सर, स्पाल्डिंग साइन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसमें देखने को मिलता है, आईयूडी के अंदर देखने को मिलेगा। पेन का यूज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत डाटा आपको देना है, एग्जाम आपका जो आया हुआ है अभी आरआरबी का, तो एग्जाम से पहले हर टॉपिक के ऊपर अपने को डिस्कशन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि डाटा तो इनमें से ही आएगा जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आ गया। इसके अलावा इंड्यूशन होता है सर, इंड्यूशन का मतलब सर अपने फिर आपको पता है डायलेशन क्यूरिटेस है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस अपने यहाँ पे यूज करेंगे। इन हाइपरथायरॉयडिज्म नर्स सेस तो डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है सर, T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर सर बीएमआर बढ़ जाती है, बॉडी की क्या बढ़ जाती है, बीएमआर बढ़ जाती है। तो इसको अपने क्या लेते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात करें, फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने मिलती है। हाइपोथायरॉयडिज्म को हॉट गर्ल्स के नाम से जाना जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म को कूल गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी वार्म फील होती है, पसीना ज्यादा आता है, पर्सन को डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पर कोल्ड थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म को क्या बोलते हैं सर, कूल गर्ल्स के नाम से जानते हैं। उसमें T3 T4 का लेवल बढ़ता है, बीएमआर डिक्रीज हो जाती है और क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, इन विच एलिमेंट इसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, दोबारा मैं रिवाइज करवा रहा हूं 1 मिनट के अंदर। थायराइड ग्लैंड बच्चे नेक रीजन में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेक रीजन में कौन सी ग्लैंड सिचुएटेड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मां के यूट्रस में जो वोम है, वोम के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर बढ़ने वाली, फीटस के अंदर बढ़ने वाली सबसे पहली ग्लैंड होती है, कितने सर, 12 वीक के ऊपर ये ग्लैंड है मां के यूट्रस में जो फीटस होता है उसके अंदर बन जाती है और वहां पे कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, T4 हार्मोन का सिक्रीशन करती है, थायरोक्सिन हार्मोन जिसको बोलते हैं। और इंट्रायूटेराइन लाइफ में पूछा जाता है T4 का काम क्या होता है, स्केलेटल डेवलपमेंट कराना, बच्चे की हड्डियां बनाने का काम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। 25 से 30 ग्राम इसका क्या होता है सर, वेट होता है। कितना वेट होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा यहां पे पूछ ले तो आपसे शेप पूछेगा, बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। T3 T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। और पैराथायराइड हार्मोन होता है, इसके बैक साइड में 4 ग्लैंड होती है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो वहां पे इसका, वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है पैराथायराइड हार्मोन, उसका काम होता है कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना। तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है सर, 9 से 11 mg पर डेसीलीटर। चलिए आगे, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होगा, कूल कालमी स्किन देखने को मिलेगी। मैंने पहले ही बोल दिया था, हाइपोथायरॉयडिज्म को कूल गर्ल्स के नाम से जानते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा और हॉट और वार्म स्किन देखने को मिलती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। विच लेवल असेस इन थायरोइडेक्टोमी,
थायरोडेक्टोमी का मतलब रिमूव ऑफ द थायराइड ग्लैंड सर, वहां पे किसका लेवल चेक करेंगे? कैल्शियम का, क्योंकि थायराइड ग्लैंड होती है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम के लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन सीजर नर्स रोल क्या रहेगा? प्रोवाइड फ्री स्पेस एंड प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और उसको सीजर आ रहा है तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या रोल रहेगा? तो आपका आंसर जाएगा सर, हमारा रोल रहेगा प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। ये तो ड्यूरिंग सर्जरी है, सॉरी ड्यूरिंग सीजर है। आफ्टर सीजर पूछ ले आपसे तो क्या रहेगा? नर्स रोल रहता है पेशेंट एयरवे को मेंटेन करना। ड्यूरिंग सीजर प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी, और आफ्टर सीजर पूछ ले तो पेशेंट एयरवे को मेंटेन करना यहाँ पे मेन रोल रहता है आफ्टर सीजर। आगे देखिए, यहाँ पे यहां तक कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास सही चल रही है? फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? क्लास सही चल रही है, फास्ट तो नहीं चल रहा? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए अपने को क्रैश कोर्स के अंदर हर टॉपिक पे घूम के आना है। आपका एग्जाम है तो 26 तारीख तक अपनी क्लास लेंगे क्रैश कोर्स की, ठीक है। उसके बाद से क्लासें क्रैश कोर्स की कंटिन्यू रखेंगे अपने, ठीक है। बार बार रिवीजन होता रहेगा और टॉपिक ले आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 26 तारीख तक हर टॉपिक को अपने को कवर अप करना है। सही चल रही है ना? जी हाँ, बता देना अगर फास्ट चले तो। कुछ बातें मैं लिख के बताने की कोशिश करूंगा, कुछ वर्बली बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने कहते हैं कि हर सुनी हुई बातें कई बार याद रह जाती है, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज देखो थ्योरी क्लास के अंदर तो ये इतना टॉपिक है वो अपने 4-5 दिन लगा देते हैं कंप्लीट कराने में, एक एक चीज के डीपली जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना डीपली नहीं जाएंगे। आगे देखिए, ऑक्सीजन मेथड यूज इन द नियोनेट। नियोनेट तो आपको पता होगा सबको। नियोनेट किसको बोलते हैं सर? नियोनेट का मतलब होता है सर 0 से 28 दिन का बच्चा। 0 से लेकर 28 दिन का बच्चा होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। नियोनेट भी दो टाइप का होता है सर, अर्ली नियोनेट होता है, अर्ली नियोनेट होता है। अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे सर? अर्ली नियोनेट की बात करें किसको बोलेंगे? अर्ली नियोनेट की बात करें तो 0 से 7 दिन के बच्चे को बोलते हैं। और लेट नियोनेट की बात करें तो सर, लेट नियोनेट की बात करें तो सर 7 से लेकर 28 दिन का बच्चा होता है उसको लेट नियोनेट बोलते हैं। उसके बाद में क्या आ जाता है सर? उसके बाद में इन्फेंट आ जाता है, इन्फेंट आ जाता है। इन्फेंट कब बोलेंगे सर? 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। अगर ऑप्शन में 28 दिन से लेकर 1 साल आ जाए तो किसको प्रायोरिटी देनी है? इसको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि 28 दिन तक तो नियोनेट होता है। उसके बाद में क्या आता है सर? उसके बाद में टोल्डर आ जाता है। दोबारा नहीं कराऊंगा, ये टॉपिक हो चुका, हो जाएगा, मैं डाटा नहीं लेके हूँ इससे रिलेटेड। फिर टोल्डर का मतलब सर 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। उसके बाद में प्री स्कूल चाइल्ड बोलेंगे, 3 से 6 साल का अर्ली स्कूल चाइल्ड। लेट का मतलब 6 से 12 का लेट है। उसके बाद एडोलसेंट आ जाता है 13 से 18 साल वाला, ठीक है। क्या बोल रही है सोनू रमीना की सर जी 1 आवर का गैप दे दो जी, खाना बनाना है। खाना तो हमें भी खाना है जी, हम भी सुबह के लगे पड़े हैं, 4 बजे उठे थे। ये डाटा ऐसे ही नहीं होता, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको चुक चुक के लाना पड़ता है सभी डाटा को, एक एक चीज को उठा के एक जगह सेट करके सिस्टमेटिक डाटा। ये भी देखना है कि ये डाटा रिपीटेड है या नहीं, या मोस्ट इंपोर्टेंट है या नहीं। तो तुमसे ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, 4 बजे का उठा पड़ा हूँ, खाना कुछ भी नहीं खाया, अभी भागदौड़ है, क्लासेस मॉर्निंग से ले रहे हैं, अपने पीपीटी बना रहे हैं, खुद ही पीपीटी बना रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे टेक्निकल जो सर है उसके समझ से बाहर है ये डाटा सेट करना, क्योंकि उनको बेचारा नॉन नर्सिंग फील्ड से है, तो ये उनको नहीं पता कि सर कौन सा डाटा कैसे सेट करना है। भाई साहब को तो सीधा पेज दे दो, वो टाइप कर देंगे। ये सारा डाटा खुद बैठ के पीपीटी सेट करके लेके आना पड़ रहा है। तो पहले 1-1.5 घंटा पीपीटी सेट करना, फिर 1-1.5 घंटा पढ़ाना, फिर सेट करना, ये प्रोसेस चल रहा है। करेंगे, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, रेस्ट देंगे थोड़ा सा, अभी डाटा और पढ़ लेते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीजन मेथड यूज इन द बर्न पेशेंट, तो कौन सा होगा सर? टेंट मेथड। कौन सा यूज करेंगे? टेंट मेथड यूज करेंगे। आगे देखिए, ऑक्सीजन अमाउंट शुड बी हाफ इन, तो ऑक्सीजन अमाउंट शुड बी हाफ। अस्थमेटिक पेशेंट हो गया या सीओपीडी पेशेंट हो गया, उनको 2 लीटर से कम ही देते हैं। सर क्यों देंगे? क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा को जितनी ऑक्सीजन कम जाएगी तो उतना ही ज्यादा वो एक्टिवेट होगा, वो काम करेगा, क्योंकि बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, तो वो स्टिमुलेट करता है किसको?
मेडुला ओब्लांगेटा को, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है। अस्थमा और अस्थमेटिक पेशेंट है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक साउंड भी सुनाई देती है जिसका नाम है व्हीजिंग साउंड। क्या नाम है रे? व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड, विस्लिंग साउंड भी बोल सकते हो, विस्लिंग साउंड भी बोल सकते हो। ठीक है। आईजीई इम्यूनोग्लोबिन का लेवल इसके अंदर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और सर इओसिनोफिल का लेवल भी इसके अंदर देखने को मिलता है। ये बातें याद रख लेना। ठीक है। आगे देखिए, डिक्रीज अमाउंट ऑफ द यूरिन, यूरिन की डिक्रीज अमाउंट होती है उसको क्या बोलते हैं सर? ओलिगूरिया बोलते हैं। इंक्रीज अमाउंट ऑफ द यूरिन उसको क्या बोलेंगे सर? पोलीयूरिया बोलते हैं। डायरेटिक ड्रग शुड बी गिवन है, तो हमेशा डायरेटिक जब भी देते हैं अर्ली मॉर्निंग देते हैं, नाइट में कभी नहीं देते हैं, क्योंकि नाइट में देंगे तो उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ओवम क्या है सर? ओवम इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। ओवम क्या है सर? ओवम अपनी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। नेक्स्ट, ओवम का डायमीटर पूछा जाता है। ओवम का डायमीटर पूछा जाता है, कितना होता है सर? 0.3 mm, 130 माइक्रोन क्या होता है सर? ओवम का डायमीटर होता है 0.13 mm, 130 माइक्रोन। याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिए, कन्फाबुलेशन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कन्फाबुलेशन बिहेवियर रिएक्शन टू मेमोरी लॉस। इसमें ये इतना ही क्वेश्चन आता है, फिलिंग ए मेमोरी गैप। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, फिलिंग ए मेमोरी गैप दैट इज नोन एज कन्फाबुलेशन। क्या होता है सर? ब्लैंक स्पेस ऑफ द मेमोरी बोल सकते हैं, टू विच डिटेल फैंटेसी स्टोरी फैब्रिकेटेड आइडिया टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम। अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए ये ब्लैंक स्पेस मेमोरी यहाँ पे फिल करता है। जैसे कि हॉस्पिटल को क्या बोलेगा? होटल और होम बोलेगा। स्पाउस को क्या बोल रहा है? इंपोस्टर बोल रहा है। तो ये इतना याद ना रखो तो इतना याद रख लेना, कन्फाबुलेशन क्या बोलेंगे सर? फिलिंग ए मेमोरी गैप दैट इज नोन एज कन्फाबुलेशन। आगे देखिए, आफ्टर लम्बर पंक्चर नर्स शुड बी असेस लेवल ऑफ। तो लम्बर पंक्चर के बाद किसका असेस चेक करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस किया जाता है, सीएसएफ। ठीक है, सीएसएफ में ग्लूकोज लेवल कितना होता है? ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, 45 से 75 mg पर डेसीलीटर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है सीएसएफ में। और प्रोटीन पूछ ले, 15 से 45 mg पर डेसीलीटर है, क्या होती है सर? प्रोटीन होती है। ठीक है, अब बताऊंगा कौन कौन सी कंडीशन में अपने पढ़ते हैं। बैक्टीरियल हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलर मेनिजाइटिस की कंडीशन में भी इनका लेवल बढ़ता है घटता है, वो सारी बातें अपने लेके आएंगे। ड्यूरिंग लम्बर पंक्चर कौन सी पोजीशन देते हैं? सी से पोजीशन दी जाती है मोस्ट कॉमन, या सिटिंग पोजीशन लीनिंग फॉरवर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन सी शेप ही पोजीशन देते हैं। आफ्टर लम्बर पंक्चर पूछा जाता है कौन सी पोजीशन दी जाती है सर? लम्बर पंक्चर के बाद स्पाइन पोजीशन देते हैं ताकि वहां पे सीएसएफ ड्रेनेज ना हो। लम्बर पंक्चर साइट पूछी जाती है, एडल्ट में कौन सी है सर? L3 L4, और चिल्ड्रन में कौन सी होती है सर? L4 एंड L5। तो ये लम्बर पंक्चर की कुछ कहानी थी, आपको बता दी गई है। ठीक है। स्मॉल पॉक्स वाज ऑफिशियल डिक्लेयर इरेडिकेट बाय, तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कब कर दिया था? 1980 के अंदर इरेडिकेट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, जैसे कि दादी को नहीं सुनाई देता है, दादा को नहीं सुनाई देता है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस है, उसको क्या बोलेंगे सर? प्रेस बाइकसिस के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सर? प्रेस बाइकसिस के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल पूछा जाता है, कितना होता है सर? 70 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन द न्यूबॉर्न पूछ ले तो कितना जाएगा? 70 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। आगे देखिए, WHO हैंड वॉशिंग टाइम विद सोप, सोप के साथ कई बार पूछा हुआ है कि WHO का हैंड वॉशिंग टाइम कितना होता है? 40 to 60 सेकेंड होता है। पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूछा जाता है कि मेडिकल रिकॉर्ड है उसकी इसेंशियल इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो आपको ऑप्शन में जाएगा मेडिकल सुप्रीडेंट। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरल चेस्ट है वो किस में देखने को मिलती है? सीओपीडी और एम्फाइसीमा की कंडीशन में बेरल चेस्ट देखने को मिलती है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखिए, आफ्टर हेड इंजरी नर्स असेस, हेड इंजरी के बाद नर्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेगी और नेजल सिक्रेशन यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेजल सिक्रेशन में नॉर्मली ग्लूकोज लेवल नहीं मिलता, अगर सीएसएफ लीकेज हो रहा है तो नेजल सिक्रेशन चेक करेंगे। नेजल सिक्रेशन चेक करेंगे तो उसमें ग्लूकोज आ रहा है तो हो सकता है बेसल हेड फ्रैक्चर यहाँ पे इंजर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हेड इंजरी के बाद सीएसएफ लीकेज हो रहा है नहीं देखेंगे, ये चीज अपने चेकआउट करेंगे। ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपको पता है स्प्लीन में। एक आता है एल्बुमिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो भी पूछा जाता है, कितना होता है सर, 2:1 होता है। और प्रेगनेंसी में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो कितना होता है सर, प्रेगनेंसी 1:1 होता है। एल्बुमिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है सर, 4.7 ग्राम के अराउंड होती है। ग्लोबुलिन की कितनी होती है सर, 2.3 ग्राम के अराउंड होती है, इसलिए इनको दोनों का रेशो 2:1 माना जाता है। एल्बुमिन क्या है सर, एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, जिनको सिक्रीट कौन करता है सर, लीवर के अंदर हिपेटोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जो सिक्रीट करती है। एल्बुमिन मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन मानी जाती है। एल्बुमिन होती है वो ऑनकोटिक प्रेशर भी मेंटेन करती है, ऑनकोटिक प्रेशर भी क्या करती है सर, मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर नॉर्मल कितना होता है सर, आपको याद रख लेना है 25 से 30 mg, 25 to 30 mm ऑफ एसजी होता है जी। आगे बढ़े, आगे देखिए, मोस्ट कॉमन साइट फॉर एबीजी सैंपलिंग। एबीजी सैंपलिंग की मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाता है आर्टेरियल ब्लड गैस से, आपका आंसर जाता है रेडियल आर्टरी। दूसरा पूछा जाता है पेटेंसी चेक करते हैं तो क्या चेक करेंगे, अल्नर आर्टरी की पेटेंसी चेक करेंगे। ठीक है, सैंपल कहां से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से। कहां पे लिया जाता है, हिपेरिन सिरिंज, हिपेरिनाइल सिरिंज में लिया जाता है। और टेस्ट कौन सा करते हैं सर, एलन टेस्ट किया जाता है। सारी कहानी याद रखने की कोशिश कीजिए। एबीजी सैंपलिंग शुड बी कलेक्टेड इन हिपेरिनाइज सिरिंज के अंदर लिया जाता है। इन एलन टेस्ट नर्व शुड असेस, तो यहाँ पे एलन टेस्ट के अंदर पेटेंसी ऑफ द अल्नर नर्व चेक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मेरे प्यारे लाडलो, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द टेम्परेचर असेसमेंट, मोस्ट कॉमन कौन सा रूट अपने चेकआउट करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, तो एक्जिला रूट यूज किया जाता है। मोस्ट कन्वीनियंट रूट पूछा जाता है, मोस्ट कन्वीनियंट रूट ऑफ द टेम्परेचर असेसमेंट है तो ओरल रूट ही किया जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ द टेम्परेचर असेसमेंट पूछ ले, रेक्टल रूट किया जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, मोस्ट कॉमन रूट पूछ ले टेम्परेचर असेसमेंट का तो एक्जिला, मोस्ट कॉन्वीनियंट पूछ ले, नाम याद रख लेना, ये कॉन्वीनियंट रूट पूछ ले तो आपका जाएगा ओरल। और मोस्ट एक्यूरेट रूट मेथड कौन सा होता है टेम्परेचर असेसमेंट का, रेक्टल रूट होता है। और इन सीजर पेशेंट टेम्परेचर शुड बी असेस्ड बाय, सीजर की कंडीशन में रेक्टल और ओरल से टेम्परेचर नहीं लेते तो कहां से लेते हैं सर, एक्जिला से टेम्परेचर लिया जाता है। ठीक है, इन कार्डियक पेशेंट नर्स टेम्परेचर असेसमेंट नोट बाय, कार्डियक पेशेंट है तो हमें रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे, रेक्टल रूट से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने के चांसेस होते हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट एक्यूरेट पल्स असेसमेंट कहां से देखने को मिलेगा, पल्स की बात करें तो सर एपिकल रूट, कहां से सर, एपिकल रूट का मतलब एपिकल पल्स देखेंगे 1 मिनट के लिए। आर्टरी असेस इन सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको अपने बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी करते हैं, अडल्ट के अंदर सीपीआर देने से पहले 5 से 10 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए हमेशा आर्टरी को असेस करते हैं। आर्टरी एब्सेंट आ रही है तो अपने सीपीआर देंगे। ठीक है, सबसे पहले कंप्रेशन दिया जाता है, 100 कंप्रेशन, देन एयरवे चेक किया जाता है, देन वेंटिलेशन ब्रीथिंग देते हैं अपने। तो अडल्ट में कौन सी आर्टरी असेस करते हैं सीपीआर देने से पहले, कैरोटिड आर्टरी असेस की जाती है, पूछा जाता है कहां पे होती है, नेक रीजन में। और आर्टरी असेस इन सीपीआर चिल्ड्रन का पूछ ले तो चिल्ड्रन में हमें फिमोरल अपने करते हैं। इसके अलावा न्यू बॉर्न में पूछ ले तो न्यू बॉर्न में कौन सी यूज की जाती है सर, ब्रेकियल अपने असेस करेंगे। बात आ रही है समझ में। रेशो भी आगे पीपीटी डाली हुई है, सीपीआर का क्या रेशो होता है वो भी अपने चेकआउट करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। बहुत ही प्यारी सी क्लास रहने वाली है, कोई बात नहीं, आपका लंच का टाइम हो चुका है तो विराम दे देंगे। मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ इस क्लास की, अभी भी काफी डाटा इसके अंदर पेंडिंग है, अपने डिस्कशन करेंगे। जो देखिए इसके अंदर एम्बुलेंस आपका आ रहा है टॉपिक, उसके बाद अपने एम्बुलेंस के बाद में अपने एपैथी पढ़ेंगे, बीपी कब से रिलेटेड है। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर, कोल्ड एप्लीकेशन है, इसके अलावा कुछ डाइट से रिलेटेड है, इको ले लिया, टिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे अपने।
इसके अलावा मैनरिज्म क्या होता है, वेजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ब्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे निकल रहे हैं। इसके अलावा सर यहाँ पे थिलार्ची क्या होती है, मिनार्की क्या होती है, इसके अलावा मिस्थेनिया ग्रेवी, रिकेट्स, कर्वी, हाइपरकैल्सीमिया, इसके अलावा सर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फ्लेबाइटिस अपने पढ़ेंगे। इसके अलावा स्काल्प वेन ब्लड के लिए कौन सी साइट मानी जाती है, ठीक है, आरबीसी का परसेंटेज हो गया, लाइव वैक्सीन हो गया, फ्लूइड से रिलेटेड है। इसके अलावा एंटीनेटल पढ़ेंगे अपने। इसके अलावा सर देखें तो यहाँ पे स्पाइरोलैक्टोन ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखेंगे, टेंसिलोन टेस्ट हो गया, सीपीआर से रिलेटेड जो डाटा बन रहा है वो देखेंगे। इसके अलावा ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, बोन मेरो से रिलेटेड अपने देखेंगे, ट्रेक्यूस्टोमी से रिलेटेड देखा जाएगा, यूट्रस से रिलेटेड डाटा है, और स्टूल, अलग अलग स्टूल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन से रिलेटेड भी अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सर प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट से रिलेटेड प्रोस्टेट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे अपने। इसके अलावा यहाँ पे आगे देखें अपने तो सप्रम से रिलेटेड एसनी सेल का रोल क्या रहता है, थिलाजिया क्या होता है, हाइड्रोसिल क्या होता है, एक्रोसोम का रोल क्या होता है, परप्यूरियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एपिजियोटोमी से रिलेटेड भी देखेंगे। इसके अलावा देखें अपने यहाँ पे तो ये आपकी नेक्स्ट जो क्लास है वो रहने वाली है, ये आपकी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। नेक्स्ट क्लास इसके साथ एक अलग क्लास और लेके आऊंगा, ये कुछ ही पीपीटी रही है। तो नेक्स्ट जो क्लास देखेंगे अपने शानदार क्लास रहने वाली है। एक क्लास ये मैं अभी यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, तो आई होप आपको सभी को ज्यादा से ज्यादा क्लास है वो शेयर करनी है। बूस्टर वाली सारी क्लास सर बोर नहीं होने देती, बोर नहीं होने देगी, बहुत ही प्यारा प्यारा डाटा लेके आऊंगा। ये मैंने मिक्सअप इस वजह से किया है कि आपका इंटरेस्ट ही बना रहे, क्योंकि ये 11 साल का तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जो एग्जाम के अंदर डाटा वो डायरेक्ट देखने को मिलेगा, आपको इन क्लासों से डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इतने कैंडिडेट जीनियस हैं अभी तक अपनी मंजिल को पा चुके हैं, अब आपकी बारी है। तो हमारे यूट्यूब साथी जो भी हमारे यूट्यूब के इस चैनल को देखेगा, यूट्यूब के ऊपर अभी क्लासें जो चल रही है वो सारी ऐप के ऊपर चल रही है मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। तो यूट्यूब के ऊपर जितने भी साथी देख रहे हैं, क्लास पसंद आए तो जरूर शेयर करना, कमेंट भी जरूर करना, और अपना फीडबैक भी इस नंबर पे आप दे सकते हो। किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइन करनी है बूस्टर डोज क्लासेज तो बिल्कुल माइन्यूट से प्राइस के अंदर है, ऑल ओवर सब्जेक्ट को की पॉइंटों के अंदर इजी वे के अंदर हम अपने यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और थ्योरी विद एमसीक्यू तो हमारा चल ही रहा है, और इसके साथ में आप बूस्टर डोज क्लासेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर अगर रैंक लानी है तो इस क्लास को देखना ना भूले, ठीक है। आपने अपना कीमती टाइम दिया, मैसेज डाल देना सर क्लास का, हाँ डाल देंगे, ठीक है। आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।